तू कहीं भी घूमना फिरना, लेकिन जंगल के किनारे वाली पुरानी बावड़ी की तरफ मत जाना, बिल्कुल मत। मामा का यह आखिरी वाक्य था जो उन्होंने स्टेशन से घर आते वक्त कहा था। मेरा नाम आदित्य है, 20 साल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी में PS सेकंड ईयर का स्टूडेंट। मई की छुट्टियों में मैं अपने मामा के गांव बिठूरा आया था। पढ़ाई के प्रेशर और शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताने के लिए। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कल्पना की थी। हरियाली, खेत, कच्ची सड़कें और एक अजीब सी मस्त हवा। मामा का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां से आगे सघन जंगल शुरू हो जाता था। दूसरे दिन सुबह मैं गांव घूमने निकला। गर्मी थी, लेकिन पेड़ों की छाया में चलना सुकून दे रहा था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था, जहां औरतें कपड़े धो रही थीं और बच्चे नहा रहे थे। मैं वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद 2 लड़के, शायद मेरी ही उम्र के, वहां आकर बैठ गए। नाम थे विजय और सोनू। उनसे बातचीत शुरू हुई। वो मेरे शहर के किस्से सुनना चाहते थे और मैं गांव के। बातों बातों में मैंने पूछ ही लिया, सामने वाला जंगल कितना बड़ा है, अंदर क्या क्या है। दोनों के चेहरे की हंसी गायब हो गई। विजय ने घूम कर देखा जैसे कोई सुन न ले, फिर धीमी आवाज में बोला, भैया वो जंगल, वहां मत जाना, खासकर शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं। क्यों, जानवर हैं क्या? सोनू ने सिर हिलाया। जानवर तो हैं ही, पर उससे ज्यादा बावड़ी है। बावड़ी? पानी वाली? हाँ, लेकिन वो कोई साधारण बावड़ी नहीं है, उसे लोग चुड़ैल बावड़ी कहते हैं। विजय ने आवाज और भी धीमी कर दी। मेरे मन में एक कौतूहल जागा। शहर में रहकर मैंने ऐसी कितनी ही डरावनी कहानियां सुनी और देखी थीं जो बाद में झूठी निकली। अच्छा, और क्या है उसमें? नहीं भैया, मजाक नहीं है ये। सोनू गंभीर हो गया। वहां पहले भी कई लोग गए, कुछ वापस आए ही नहीं। जो आए वो या तो पागल हो गए या फिर कुछ ही दिनों में मर गए। सब कहते हैं वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात को निकलती है और वो बावड़ी में से कभी कभी रोने की आवाज आती है, मां की आवाज जैसी, बच्चे को बुलाने वाली। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम लोग अभी भी ऐसी बातों पर विश्वास करते हो? ये सब अंधविश्वास है, पुराने जमाने की बातें। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। विजय ने उदास स्वर में कहा, जो भी हो भैया, हमने तुम्हें बता दिया, तुम्हारी मर्जी। और वे दोनों उठकर चले गए। उस दिन बाकी का समय मैंने मामा के घर में बिताया, लेकिन मेरा दिमाग उस बावड़ी के चक्कर लगा रहा था। एक अजीब सी जिद मन में पैदा हो गई। क्यों ना जाकर देखा जाए? सिर्फ एक फोटो लेकर आऊंगा, सबको दिखाऊंगा कि यह सब बकवास है। मैंने प्लान बनाया। अगले दिन दोपहर में जब सब लोग सो रहे होंगे, मैं जंगल में घुसूंगा, बावड़ी ढूंढूंगा, फोटो लूंगा और वापस आ जाऊंगा। बस YouTube वीडियो बनाने जैसा एक एडवेंचर। मुझे नहीं पता था यह एडवेंचर मेरी जिंदगी का आखिरी और सबसे डरावना सफर साबित होने वाला था। अगले दिन दोपहर के 2:30 बजे थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। मामा और मामी अपने कमरे में सो रहे थे। मैं चुपचाप दरवाजा खोला और निकल गया। पीठ पर एक छोटा बैग था जिसमें पानी की बोतल, टॉर्च और मोबाइल था। मोबाइल की बैटरी फुल थी और मैंने ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर लिया था। हालांकि वहां नेटवर्क नहीं था। जंगल का रास्ता बहुत ही सघन और उलझा हुआ था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट के अलावा कभी कभी कोई अजीब सी चीख सुनाई देती, शायद कोई पक्षी। मैं लगभग आधा घंटा चलता रहा। फोन का GPS काम कर रहा था और मैंने गांव वालों से पूछताछ करके बावड़ी की लोकेशन मार्क कर रखी थी। आखिरकार मैं एक खुले स्थान पर पहुंचा। वहां कोई पेड़ नहीं था, सिर्फ ऊंची ऊंची घास और झाड़ियां थीं और उनके बीच में वह बावड़ी थी। वो कोई साधारण बावड़ी नहीं लग रही थी। यह एक बहुत पुरानी, विशालकाय, गोलाकार संरचना थी जो जमीन में कई फीट नीचे ढंसी हुई थी। इसकी दीवारें पत्थर की बनी थीं, लेकिन अब वे टूट फूट चुकी थीं। उन पर काले रंग की काई और लताएं छड़ी हुई थीं। नीचे पानी दिख रहा था, लेकिन वो पानी काला, स्थिर और गंदा लग रहा था, जैसे किसी ने उसमें स्याही घोल दी हो। चारों तरफ एक अजीब सी बदबू थी।
गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों जैसी। मैंने मोबाइल निकाला और कुछ फोटो लिए, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। देखिए दोस्तों, यही है वह मशहूर चुड़ैल बावड़ी। दिखने में तो बस एक पुरानी बावड़ी है, लेकिन लोग इसे। मेरी आवाज रुक गई। मेरे पीछे झाड़ियों में सरसराहट हुई, जैसे कोई तेजी से भागा हो। मैं तेजी से पलटा। कुछ नहीं था, सिर्फ घास हिल रही थी। शायद कोई जानवर, मैंने सोचा, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने वीडियो बंद किया और बावड़ी के किनारे पर चला गया। करीब जाकर देखा तो पाया कि एक तरफ सीढ़ियां थीं जो नीचे पानी तक जाती थीं। वो सीढ़ियां टूटी हुई और फिसलन भरी थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह हवा गर्म दोपहर में अचानक बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बाहें सहलाई। आसपास के पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ चिल्लाकर उड़ गए, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। फिर मैंने एक आवाज सुनी, बहुत ही हल्की, बहुत ही दूर से आ रही थी, जैसे कोई औरत रो रही हो। आवाज बावड़ी के अंदर से आ रही प्रतीत हो रही थी। मेरे शरीर का खून जम गया। यह कोई जानवर की आवाज नहीं थी, यह साफ तौर पर एक इंसानी रोने की आवाज थी, दर्द भरी, टूटी हुई। मैं पीछे हटा। अब डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से 2-3 और फोटो लिए और वहां से भागने लगा। जैसे ही मैंने पीठ फेरी, मेरे सामने एक दूर के पेड़ के पीछे एक सफेद सी चीज झलकी और गायब हो गई, परछाई जैसी, लेकिन इतनी साफ कि गलती नहीं हो सकती थी। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तक मैं जंगल से बाहर निकलकर गांव की सड़क पर नहीं पहुंच गया, तब तक नहीं रुका। शाम को मामा के घर में मैं सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मन बहुत बेचैन था। रात का खाना खाते समय मामा ने पूछा, क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है। कुछ नहीं मामा, बस थोड़ा सिर दर्द है। दोपहर में कहाँ गया था? बस घूमने गया था गांव में। मामा ने मेरी तरफ गौर से देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। रात को जब मैं अपने कमरे में लेटा तो वह रोने की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। और वह सफेद परछाई, क्या वह सचमुच? नहीं हो सकता। शायद कोई गांव की औरत जंगल में लकड़ी लेने गई होगी। मैंने खुद को समझाया और सोने की कोशिश की। तभी मेरे कमरे की खिड़की के शीशे पर टन की आवाज हुई, जैसे कोई छोटा पत्थर लगा हो। मैं उठकर बैठ गया। खिड़की के बाहर अंधेरा था। टन टन, फिर 2 बार। मैंने टॉर्च उठाई और खिड़की की तरफ रोशनी की। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ आम का पेड़ हिल रहा था। मैंने शीशे के पास जाकर देखा। शीशे पर जहां आवाज आई थी वहां कुछ गीला सा लगा था, पानी की बूंद जैसा, लेकिन उसका रंग हल्का लाल भूरा था, जैसे मिट्टी में पानी मिला हो या फिर खून में पानी मिला। मैंने खिड़की का पर्दा तुरंत खींच दिया और बिस्तर पर आ गया। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया, हर आवाज पर कांप उठता। आधी रात को मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा है। सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आवाज बहुत ही धीमी और खरोंच वाली थी, जैसे किसी के गले में कुछ फंसा हो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे की चौखट से एक काली गाढ़ी छाया अंदर घुस रही थी। यह कोई साधारण छाया नहीं थी, यह तरल की तरह फैल रही थी। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मैंने चादर ओढ़कर पूरा शरीर ढक लिया और आंखें बंद कर ली। कब तक ऐसे ही पड़ा रहा पता नहीं। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। दरवाजे के नीचे वह काली छाया गायब थी। शायद नींद में कोई बुरा सपना देखा होगा, मैंने सोचा। लेकिन जब मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने की सफेद दीवार पर दरवाजे के ठीक सामने पानी के गीले निशान थे, छोटे छोटे, जैसे कोई गीले पैरों से वहां खड़ा हुआ हो। मेरा दिल एक जोरदार धड़ाके के साथ धड़कना शुरू हो गया। यह कोई सपना नहीं। उस दिन मैं पूरी तरह से डरा हुआ और परेशान था। मैंने फैसला किया कि मामा से सच कहूंगा। दोपहर को जब वो अकेले बैठे थे, मैं पास गया और सारी बात कह सुनाई। जंगल की सैर, बावड़ी, रोने की आवाज, रात की आवाजें और दीवार पर गीले पैरों के निशान। मामा लंबे समय तक चुप रहे। उनका चेहरा पत्थर जैसा गंभीर हो गया था। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, तुमने मेरी एक न सुनी और अब वो तेरे पीछे पड़ गई है। वो कौन है मामा? क्या सच में कोई चुड़ैल है?
चुड़ैल नहीं, एक बेचारी आत्मा है, लेकिन इतने सालों के अकेलेपन और गुस्से ने उसे वहशी बना दिया है। मामा ने बताना शुरू किया। ये बात है लगभग 45 साल पहले की। उस वक्त इस गांव में एक नई बहू आई थी। नाम था मीनाक्षी। बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की, लेकिन उसकी सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। रोज रोज ताने देती, मारती पीटती। मीनाक्षी का पति दूसरे गांव में नौकरी करता था, महीने में एक बार आता। एक दिन मीनाक्षी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लड़का था, लेकिन जन्म के कुछ ही घंटों बाद बच्चा मर गया। मामा की आवाज में दर्द था। सास ने आसपास के लोगों में यह बात फैला दी कि मीनाक्षी ने ही अपने ही बच्चे को मार डाला है। कहा कि वो चुड़ैल है, उसने बच्चे की बलि दी है। गांव वाले उस पर भड़क उठे। भीड़ ने उसे पकड़ा और उसी बावड़ी में फेंक दिया, पत्थर बांधकर। मैं सिहर उठा। मीनाक्षी डूब गई, लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि जब तक उसका बेटा उसे नहीं मिलेगा, तब तक वो इस बावड़ी से निकलकर हर उस मां के बच्चे को लेती रहेगी जो इस गांव में पैदा होगा, और हर उस शख्स को मार देगी जो उसकी बावड़ी के पास जाएगा। क्या उसने किसी को मारा भी है? मामा ने आंखें बंद कर ली। हां, उसके बाद अगले 10 सालों में इस गांव में जो भी बच्चा पैदा हुआ, वो या तो मरा हुआ पैदा हुआ या फिर जन्म के कुछ दिनों के अंदर मर गया। डॉक्टरों ने कारण नहीं बताया। लोग कहते हैं रात को बावड़ी से निकलकर मीनाक्षी की आत्मा गांव में घूमती थी और नवजात बच्चों की सांसें चुरा लेती थी। इसके बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक बुलाया। उसने बावड़ी के चारों तरफ कुछ मंत्र लिखे और कहा कि अब वो आत्मा बावड़ी से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन अगर कोई उसकी बावड़ी के पास जाएगा तो वो उस पर अपना साया भेज सकती है और उस शख्स को अपनी बावड़ी में खींच लेगी। मामा ने मेरी तरफ देखा। तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? तूने न सिर्फ जाकर उसे बुलाया, बल्कि फोटो भी लिए। अब तू उसके लिए सबसे आसान शिकार है। वो तेरे पीछे आ चुकी है। मेरा गला सूख गया। क्या करूं मामा? कल सुबह तू यहां से निकल जा, शहर चला जा और उन सारी फोटो और वीडियो को मिटा देना। उसके बाद शायद तू बच जाए। लेकिन मैं जानता था शायद बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मैंने अपना बैग पैक करना शुरू किया। कल सुबह की पहली बस पकड़ने का इरादा था, लेकिन रात आते ही बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। मामा ने लालटेन जलाई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और सड़े फूलों की, ठीक वैसी ही जैसी बावड़ी के पास थी। मैं जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में आ गया। टॉर्च जलाकर रखी। मैंने मोबाइल निकाला। वो फोटो देखने लगा जो मैंने बावड़ी की ली थी। पहली फोटो सामान्य थी। दूसरी में बावड़ी के पानी में कुछ धुंधला सा दिख रहा था, जैसे कोई सफेद चीज पानी के नीचे हो। मैंने झूम किया। मेरी सांसें रुक गईं। पानी के नीचे साफ तौर पर एक औरत का चेहरा था। आंखें खुली हुई थीं, बाल पानी में तैर रहे थे और वो चेहरा सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था, जैसे वो जानती थी कि मैं फोटो ले रहा हूं। मेरे हाथ से मोबाइल छूट कर गिर गया। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, एक औरत की आवाज, लेकिन अब रोने की नहीं, गाने की। एक लोरी, वही लोरी जो माएं बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। सो जा बेटा, सो जा रे, मां तेरे सिरहाने बैठी है। डर किस बात का बेटा, डर किस बात का, मां तो तेरे साथ है। आवाज इतनी मधुर, इतनी प्यार भरी थी कि पहले तो मन शांत हो गया, लेकिन फिर अचानक आवाज बदल गई। वही आवाज, लेकिन अब उसमें एक भयानक खरोंच और गुस्सा था। आजा बेटा, आजा रे, मां तेरे लिए तरस रही है। दे दे बेटा, दे दे रे, तेरी सांसें मुझे दे दे। मैंने कानों पर हाथ रख लिए। आवाज बंद नहीं हुई, ये मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और खिड़की की तरफ रोशनी की। बाहर कुछ नहीं था, लेकिन खिड़की के शीशे पर भाप से कुछ लिखा हुआ था। 2 शब्द, मेरा बेटा। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर भागने का फैसला किया। लिविंग रूम में मामा के पास जाऊंगा। जैसे ही मैंने दरवाजे का हैंडल छुआ, वो जलने लगा, गर्म लोहे जैसा। मैंने हाथ खींच लिया। दरवाजा लॉक था अंदर से।
मैंने चाबी से खोलने की कोशिश की, चाबी घूमी ही नहीं, जैसे दरवाजे की कुंडी पर कोई बैठा हो। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, कमरे को कोने से, खेलते हैं। ये एक बच्चे की आवाज थी, ठंडी बेजान। मैं धीरे धीरे पलटा, कोना खाली था, लेकिन वहां मेरी टेबल पर रखा मेरा बचपन का फोटो फ्रेम पड़ा था, जिसमें मैं 5 साल का था। फ्रेम उलटा पड़ा था। मैंने उसे सीधा किया। फोटो में मेरे पीछे एक धुंधली सी सफेद आकृति खड़ी थी, एक औरत, जिसके हाथ फोटो में मेरे कंधों पर थे। मेरे मोबाइल ने अचानक जोर से रिंगटोन बजाया, एक अननोन नंबर। मैंने कनेक्ट किया। दूसरी तरफ से सिर्फ पानी के बुलबुले फूटने की आवाज आ रही थी, ग्लब ग्लब ग्लब, और फिर एक फुसफुसाहट, तू यहीं रुक जा, मेरे पास आ जा। मैंने फोन फेंक दिया। अब मैं पूरी तरह से फंस चुका था। खिड़की बंद, दरवाजा बंद और मोबाइल डेड। टॉर्च की रोशनी भी धीमी होने लगी, बैटरी खत्म हो रही थी। और तब मैंने महसूस किया, कमरे की हवा में नमी बढ़ गई थी, दीवारों पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिख रही थीं और फर्श पर पानी के निशान, गीले पैरों के। वे निशान दरवाजे से शुरू होकर सीधे मेरे बिस्तर की तरफ आ रहे थे। कोई मेरे कमरे में था और वो अभी मेरे बिस्तर के पास खड़ा था। मैं बिस्तर के सिरहाने की तरफ सिकुड़ गया। टॉर्च की कमजोर रोशनी में मैंने देखा, वह गीले पैरों के निशान, वे सीधे मेरे बिस्तर तक आए थे और अब वहीं मेरे सामने रुक गए थे। लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था, सिर्फ निशान थे। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था। तभी मेरे सामने की हवा ठंडी हो गई, बर्फीली सी, और फिर धीरे धीरे हवा में एक आकृति बनने लगी। पहले पैर गीले, पंजों से पानी टपक रहा था, फिर एक सफेद गीला सा घाघरा जो शरीर से चिपका हुआ था, फिर हाथ लंबे पतले और नाखून काले, आखिरकार चेहरा। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह एक औरत का चेहरा था, लेकिन वो पानी में कई दशकों तक पड़े रहने के कारण सफेद और सूझा हुआ था। त्वचा कहीं कहीं से फटी हुई थी। आंखों की जगह सिर्फ काले खाली गड्ढे थे, लेकिन उन गड्ढों से एक अजीब सी चमक आ रही थी। बाल लंबे, काले और चिपचिपे थे, जो पानी और काई से सने हुए थे। उसके होंठ नहीं थे, बस दांतों की एक कतार दिख रही थी, जो एक भयानक स्थायी मुस्कान जैसी लग रही थी। वो सिर्फ 1 फुट की दूरी पर मेरे सामने खड़ी थी। उसके शरीर से पानी की बूंदें मेरे चादर पर टपक रही थीं। उसकी सड़ी हुई मिट्टी और स्त्राव की गंध मेरे नथुनों में भर गई। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां मेरे गाल की तरफ बढ़ीं। मैं हिल नहीं सका। डर ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था। उसकी बर्फीली उंगलियां मेरे गाल को छूने वाली थीं कि उसने अचानक रुककर अपना सिर एक तरफ झुका लिया, जैसे कुछ सुन रही हो। उसके बिना होंठों के मुंह से एक आवाज निकली, रेंगती हुई बुलबुलों वाली आवाज, तू मेरा नहीं है। फिर उसकी आवाज में एक भयंकर क्रोध भर गया, लेकिन तूने मुझे बुलाया, तूने मेरी जगह देखी, अब तू उसकी जगह लेगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, इस बार मेरे गले की तरफ। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन के इर्द गिर्द बंद होने लगीं। स्पर्श जलती हुई बर्फ जैसा था। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने आंखें बंद कर ली, यही अंत है। लेकिन तभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई और मामा की आवाज, आदित्य ठीक है ना तू? उस चुड़ैल ने एक तीखी चीख मारी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। मैंने आंखें खोली। वो आकृति धुंधली पड़ रही थी, हवा में घुल रही थी। गीले पैरों के निशान पीछे की तरफ जाने लगे, दरवाजे की तरफ, और फिर वो गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। मामा लालटेन लिए खड़े थे। उनका चेहरा डर से सफेद था। क्या हुआ? मैंने चीख सुनी। मैं उठकर बैठ गया। गले पर जलन हो रही थी। मैंने शीशे में देखा, मेरी गर्दन पर 5 उंगलियों के निशान थे, नीले काले, जैसे किसी ने बर्फीले हाथों से जोर से पकड़ा हो। मामा ने निशान देखे और उनकी आंखें भर आईं। बहुत देर हो चुकी है बेटा, वो तेरा निशान बना चुकी है। अब तू चाहे कहीं भी चला जाए, वो तेरे पीछे आएगी। रात अभी खत्म नहीं हुई। मैं समझ गया, ये डर का अंत नहीं था, ये तो शुरुआत थी। और अगली रात वो मुझे लेने आएगी, अपनी बावड़ी में खींच लेगी। मैंने मामा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में असहायता थी।
हम दोनों जानते थे अब कोई रास्ता नहीं बचा था।